दफा हो जाओ मेरे घर से, ये घर मेरा है। सास और बहू का रिश्ता चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस रिश्ते में कहा-सुनी भी होती है और एक सर्द जंग भी हर वक्त जारी रहती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में रहने वाली माएँ बहू के तानों के आगे हथियार डाल के अपने बेटे की खातिर एक कोने खुदरे में लग के अपना मुंह बंद करके अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। लेकिन यहाँ पे यूके में रहने वाली माएँ थोड़ी सी डिफरेंट हैं। वो अपने हकूक़ भी जानती हैं और अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत से बनाई गई चीज़ों पे अपना हक जताना भी जानती हैं। ऐसी ही एक अनोखी सास बहू की कहानी यहाँ पे यूके में रहने वाले एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली के घर में भी गुजरी, जिसमें कि सास ने अपनी बहू को ऐसा सबक सिखाया कि वो सारी ज़िंदगी उसके सामने दोबारा कभी मुंह ना खोल सकी। इस सच्ची कहानी से एक सबक ज़रूर मिलता है कि जब तक इंसान ज़िंदा है उसको अपनी ज़मीन जायदाद, अपना रुपया पैसा अपने ही इख्तियार में रखना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी सगी औलाद को भी इसके ऊपर कोई हक जताने का मौका नहीं देना चाहिए। नहीं तो इंसान के साथ वही कुछ होता है जो कि पाकिस्तान में रहने वाले मोस्टली वालदैन जो कि अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद का बंटवारा कर देते हैं, अपने बच्चों के सुपुर्द कर देते हैं और फिर आखिरी उम्र में औलाद के मुंह की तरफ देखते हैं कि अब ये हमारे साथ क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूके में रहने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी और इनकी अनोखी अनोखी कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प होती हैं, लेकिन आज की ये जो कहानी है ना, ये बड़ी ही दिलचस्प किस्म की है। और इसमें यहाँ पे यूके में रहने वाली एक सास ने अपनी बहू को साइलेंटली ऐसा सबक सिखाया, ना इसमें कोई कहा सुनी हुई, ना तू मैं हुई, ना ये हुआ कि भी आपस में कोई ताने तिशने दिए जा रहे हों, बल्कि उसने प्रैक्टिकली सास ने ये साबित करके दिखाया बहू को कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ और तुम मेरे सामने इस तरह की बदतमीजियाँ नहीं कर सकती। इनसे मिलिए, ये हैं जी नासरा बेगम, जो कि यहाँ पे यूके में काफ़ी दहाइयों पहले अपने शौहर के साथ आई और यहाँ पे आके इन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की। एक ही एक इकलौता बेटा था इनका, इमरान उन्होंने उसका नाम रखा और शौहर की वफ़ात के बाद ये अपने बेटे इमरान और बहू सना के साथ और एक पोते के साथ अपने घर में आराम और सुकून के साथ अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रही थीं। नासरा बेगम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने और जॉब्स ही की और यहाँ पे ये जो सेल्समैन का काम होता है ना, वही करती थी कि यहाँ पे शेल्फ की फिलिंग वगैरह ये किया करती थी। और इनके शौहर जो थे वो भी यहाँ पे टैक्सी का ही काम यूके में किया करते थे। लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने दिन रात बड़ी मेहनत की, अपना घर इन्होंने ना यहाँ पे यूके में बना लिया और उसकी सारी लीज़ वगैरह भी इन लोगों ने ख़त्म करवा दी, मॉर्गेज जो थी वो पे कर दी और इनका घर अब इस वक्त फ्री होल्ड था। और इनके शौहर की वफ़ात के बाद अब ये अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी यहाँ पे इसी घर में बड़े ही सुकून के साथ गुजार रही थी। अब इसकी जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के पैसे आते थे ना, उसके ऊपर ये अपना खुद का गुजारा किया करती थी। यानी कभी भी इसने अपनी बहू या बेटे से पैसों की डिमांड इस मद में नहीं की थी कि मुझे अपनी ज़ात के लिए या अपना कोई खर्चा चलाने के लिए या अपनी कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए ना पैसों की ज़रूरत है। पेंशन के जितने भी पैसे आते थे वो इसी के अकाउंट में आते थे और ये उनको आसानी के साथ इस्तेमाल करने के बाद कुछ फिर भी सेविंग्स वगैरह ना कर लिया करती थी। जिस्म चूंकि अब भारी हो चुका था तो इस वजह से आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों और घुटनों का जो ये दर्द है ना, वो इनको मुब्तला था। आसानी के साथ चला फिरा नहीं जाता था और जो नीचे वाला रूम था वही इन्होंने अपनी रहाइश के लिए इख्तियार कर लिया था। और नीचे सिटिंग रूम था और इसके अलावा किचन, बाथरूम और नासरा बेगम का कमरा जो था वो डाउनस्टेयर था और इसके बेटे और बहू का कमरा ऊपर था और जो एक छोटा रूम था वो इन्होंने अपने पोते को दिया हुआ था ना। इस सब के बावजूद भी एक कमरा जो था वो खाली रहता था और वो मतलब कि ये लोग गेस्ट रूम के तौर पे उसे यूज़ किया करते थे। अब जी नासरा बेगम की ना एक आदत थी कि ये अब फजर की नमाज के बाद ना सूरह रहमान ऊंची आवाज़ में टीवी के ऊपर लगा के ना एवरीडे सुना करती थी। और साथ ही साथ ये वहाँ पे सिटिंग रूम में बैठ के बाहर का वेदर भी इंजॉय किया करती थी और साथ ये अपना चाय का एक कप भी पिया करती थी। मतलब कि भी काफ़ी रिलैक्स सी ना मॉर्निंग गुजारना ये पसंद किया करती थी। और दूसरी तरफ क्या कि भी जो बेटा था वो मॉर्निंग के टाइम में सोया करता था और बहू जो थी वो पोते को स्कूल भेजने के लिए यानी कि अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए वो उठ के मॉर्निंग की ये जो रूटीन है ना उसको कंटिन्यू किया करती थी।
अब जी नासरा बेगम ना ये जो तलावत थी ना वो ऊंची आवाज़ में लगा के सुना करती थी कि पूरे घर में एक तो आवाज़ फैले, इससे घर में बरकत होती है, और दूसरा ये कि भी उसको ख़ुद को भी ना बड़ा सुकून मिलता था ऊंची आवाज़ में ना तलावत सुनने से। क्योंकि ख़ुद तो अब इस उम्र में नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, कुरान पाक की इतनी तलावत ख़ुद से नहीं की जाती थी, तो इसलिए वो ऊंची आवाज़ में तलावत लगा के सुना करती थी। पोता जो था वो दादी के साथ बड़ा प्यार करता था। सुबह सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले कुछ मतलब शरारतें वगैरह भी उसने करनी और अपनी दादी के इर्द गिर्द घुमा फिरा करना। और जो इसकी बहू थी ना सना, उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी कि मेरा बेटा मेरे बजाय जो है ना वो दादी के साथ ज़्यादा अटैच होता जा रहा है। एक दिन ना अचानक इसकी बहू सना ने ना वो जो टीवी था वो बंद कर दिया। बिल्कुल ब्लैक टीवी हो गया, ये नहीं कि रिमोट पकड़ के उसकी आवाज़ हल्की की गई हो या टीवी को टर्न ऑफ किया गया हो, बल्कि उसने सना ने ना किचन में से आके बड़ी ही बदतमीज़ी के साथ जो ये प्लग था ना टीवी का वो बंद कर दिया। और जो नासरा बेगम थी उसको हैरत बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि ये उसके साथ ना अक्सर हुआ करता था कि सना बड़ी बदतमीज़ी के साथ नासरा बेगम के साथ पेश आया करती थी। और अंदर से मुद्दा ये होता था, एक तो ऊंची आवाज़ में तलावत लगाई हुई है कि भी मेरे शौहर की नींद ख़राब हो रही है, और दूसरा उसको अंदर से गुस्सा जो था ना वो मेनली ये था कि मेरा बेटा अपनी दादी के साथ ज़्यादा अटैच होता जा रहा है। और गुस्सा वो इस सूरत में निकाला करती थी कि इतनी ऊंची आवाज़ में तलावत कौन लगा के सुनता है कि भी इमरान की नींद ख़राब हो रही है, और इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो भी परेशानी का शिकार होते हैं। और जिस सना का ये कहना था कि मेरा बेटा जो है वो मेरी बात नहीं सुनता, वो स्कूल जाने के लिए टाइम पे तैयार नहीं होता, तो बेहतर ये है कि आप ये जो मॉर्निंग का टाइम है ना, नासरा बेगम को उसने कहा, ये अपने कमरे में गुजारा करें। आप वहाँ पे आपको छोटा टीवी रख देते हैं, आप वहाँ पे बैठ के अपनी जितनी मर्जी तलावत अपने कमरे की हद तक सुना करें, लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है ना उसको डिस्टर्ब ना करें। अब जी ये नासरा बेगम का जो बेटा इमरान था ना वो भी उठ चुका था इस सारी बदतमीज़ी की वजह से, और वो बाहर हालवे में खड़ा होके ये सारा कुछ सुन रहा था कि भी उसकी बीवी सना जो है ना उसकी माँ नासरा के साथ बदतमीज़ी कर रही है। लेकिन बेटे ने आगे से अपनी बीवी सना को एक भी जुमला जो था ना वो नहीं कहा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए या वट एवर जो भी है ना। तो जी अब नासरा बेगम ने ना खामोशी के साथ क्या किया कि अपना हैंडबैग उठाया, अपना उसने मोबाइल फ़ोन लिया और अपनी गाड़ी की चाबियाँ उसने पकड़ी। हालाँकि उसके घुटने जो थे वो काफ़ी दर्द में थे उस वक़्त, लेकिन उसने इस चीज़ को इग्नोर किया और बड़ी मुश्किल के साथ उठ के जो था ना वो उसने एक नज़र बहू के ऊपर डाली और एक बड़ी ही गहरी नज़र जो थी वो अपने बेटे इमरान के ऊपर डाली कि इसको कोई ना कोई आगे से जवाब अपनी बीवी को देना चाहिए था। कोई उसने गिला शिकवा नहीं किया, कोई उसने बहस या लड़ाई नहीं की, बस चुपचाप खामोशी के साथ ना वो अपना ये चाबियाँ वगैरह लेके ना घर की भी कीज़ दे के तो वो अपनी गाड़ी में चली गई। उसने ठक से दरवाज़ा बंद किया और जाके अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी उसने स्टार्ट की और वहाँ से वो सीधा एक होटल के कमरे में चली गई। वहाँ पे जाके उसने कमरा लिया और बाकी का सारा दिन जो था ना उसने वहाँ पे होटल के रूम में गुज़ारा। अब ये पहली रात ना उसने होटल के रूम में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचते हुए गुज़ार दी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? और बड़ा ही साफ़ सुथरा क्वाइट नीट एंड क्लीन सा वहाँ का एनवायरनमेंट था, सुकून के साथ उसने वहाँ पे ना पहली रात गुज़ारी। नेक्स्ट डे जो था उसने नासरा बेगम ने ना एक सोलिसिटर को फ़ोन किया, वहाँ की अपॉइंटमेंट ली और जाके उसने जो था वो सोलिसिटर से ये कहा कि भी ये अपने हाउस को ना वो खाली करवाना चाहती है। उसने एविक्शन का एक नोटिस जो था ना वो अपने इस सोलिसिटर से तैयार करवाया और किसके अगेंस्ट उसने तैयार करवाया? अपने बेटे और बहू और पोते के खिलाफ कि ये मेरा घर है और घर था भी उसका, मतलब कि भी उसके शौहर ने मॉर्गेज पे लिया था और ये ना मतलब इसके हस्बैंड और इसी नासरा बेगम के नाम पे था। अभी इन लोगों ने अपनी जायदाद जो थी वो आगे ट्रांसफ़र नहीं की थी। चूँकि फ्री होल्ड घर था तो इस वजह से मतलब सुकून के साथ ना ये वहाँ पे अपने घर में रह रही थी। अब अपने ही घर में रहते हुए उसकी बहू उसको ये डिक्टेट कर रही थी कि उसको अपने घर में किस तरह से रहना चाहिए। अब उसने ना फ़ैसला कर लिया था नासरा बेगम में ने कि वो अपनी बहू और बेटे को सबक सिखाएगी कि आखिर उसका उस घर के ऊपर कितना हक है। खैर जी अब जे नासरा बेगम ने ना 1 महीना जो था वो होटल में ही गुज़ारा, क्योंकि उसके पास पेंशन के पैसे आ रहे थे और उसके पास इतनी सेविंग्स थी कि वो होटल में 1 महीना बआसानी गुज़ार सकती थी और खाना वगैरह भी वो बाहर से ही ऑर्डर करके मंगवा लिया करती थी। अब जी ये जो 1 महीना था ना इसमें इनके सोलिसिटर ने वो एविक्शन का नोटिस ये होता है कि भी उनका घर खाली कर दिया जाए।
यानी कि बाय लॉ यहाँ पे यूके में ना जब किसी से आपने कानूनी तौर पे कोई चीज़ हासिल करनी होती है ना, अपना घर उसे खाली करवाना हो, चाहे वो किराएदार हो या मतलब जिस तरह से अब इनका बेटा था, तो उसके लिए एविक्शन का नोटिस दिया जाता है। और ये ऐसा मतलब एक वे है कि इसमें अगला बंदा फोर्सफुली जो है ना उसको ये घर खाली करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कानून के आगे जो है ना सब बेबस हो जाते हैं। जैसे ही ये एविक्शन का नोटिस उनके घर गया ना, तो सना और उसके शौहर इमरान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये उनकी माँ ने उनके साथ किया क्या है। उसने ये साबित कर दिखाया था माँ ने कि ये घर उसका है और कानूनी तौर पे उसका पूरा पूरा हक है। अगर वो मतलब अपने बहू और बेटे को अपने साथ रख रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हेल्प के लिए या अपनी मतलब एक कह लें एक फैमिली सिस्टम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन जिस तरह का बिहेवियर बेटे और बहू ने उसके साथ अपनाया हुआ है, ऐसी सूरत हाल में नासरा बेगम अपने घर में अकेला ही रहना पसंद करेगी। अब जी ये नोटिस का जाना ही था कि इन लोगों के ना हाथों के तोते उड़ गए कि अब भाई अगर हम लोग बाहर जाके कहीं मॉर्गेज पे घर लेते हैं या रेंट पे घर लेते हैं तो उसका ऑफ कोर्स हर महीने किराया भी देना पड़ेगा, इसी तरह से मॉर्गेज की किस्त भी पे ऑफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो ये लोग बस फ्री में रह रहे थे। उसी दिन जो था ना वो इमरान उसका बेटा वो अपनी माँ के पास होटल में गया। पहले मतलब 1 हफ्ता जो था उसने मुड़ के भी नहीं देखा कि माँ कहाँ पे गई है और किस सूरत हाल में जो है ना वो रह रही है। बस उसको ये था कि भी माँ घर से चली गई है तो अच्छा है, हमारी जान छूट गई ना मतलब इन सारे झमेलों से। अब जैसे ही ये एविक्शन का नोटिस गया तो बेटा फौरी तौर पे उल्टे पाँव जो था वो माँ के पीछे भागा कि ये आपने क्या किया, हमें एविक्शन का नोटिस ही आपने भेज दिया है। और लेकिन जी माँ जो थी ना वो इस बात पे डिटरमिन्ड थी कि ये घर उसका है और उसको ये घर खाली चाहिए। वो अपने घर में जिस तरह से चाहेगी उसी तरह से रहेगी, उसे किसी की डिक्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नासरा बेगम जो थी ना वो सिर्फ ये एविक्शन के नोटिस तक ही नहीं रही, बल्कि उसने घर का जो इंटरनेट था वो भी सस्पेंड करवा दिया, जो टीवी का लाइसेंस था वो भी उसने सस्पेंड करवा दिया, बिजली और गैस के बिल भी अब उसी के नाम पे ही आया करते थे, क्योंकि ये घर ऑफिशियली जो था वो नासरा बेगम का ही था। तो जी उसने वो बिजली और गैस का कनेक्शन भी कट करवा दिया। मीन्स के घर के अंदर जितनी भी सहूलियात नासरा बेगम ने अपने बेटे और बहू को फ्री में प्रोवाइड की हुई थी ना, कि उसके सारे के सारे अखराजात वो नासरा बेगम खुद से पे ऑफ कर रही थी, वो सारी चीज़ें उसने कट ऑफ कर दी कि उसे ये घर खाली चाहिए। उसने ये बात उन बच्चों को ना अपने बहू और बेटे को रियलाइज़ करवा दी थी कि वो लोग वहाँ पे अपनी माँ के पास फ्री ऑफ चार्ज रह रहे हैं और इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो फ्री में नहीं मिलती है, कि अगर वो अपने साथ इन लोगों को रख रही है, एक फैमिली सिस्टम को कंटिन्यू कर रही है, तो बहू को उसको इज़्ज़त देनी होगी और बेटे को अपनी बीवी को ये बात समझानी होगी कि उसको अपनी सास की इज़्ज़त किस तरह से करनी है। अब जैसे ही ये सहूलियात भी इन लोगों से छिन गई और घर अंधेरे में डूब गया, तो जी अगले दिन जो था वो सना यानी कि नासरा बेगम की जो बहू थी ना, वो होटल में गई नासरा बेगम से माफ़ी मांगने के लिए और इस मामले को रफ़ा दफ़ा करने के लिए कि अम्मी अब आप छोड़ें, ये मेरे कहने का ये मकसद हरगिज़ नहीं था, और दिस एंड दैट मतलब अपनी सफाइयाँ पेश की। लेकिन जी नासरा बेगम अपनी बात पे डटी रही कि अब मैंने एक स्टेप उठा लिया है तो अब तुम लोगों को इसको भुगतना पड़ेगा और तुम लोगों को ये चीज़ एडमिट करनी पड़ेगी कि ये घर मेरा है और यहाँ पे राज भी मेरा ही चलेगा, असूल भी मैं ही बनाऊंगी और जिस तरह से चाहूँगी मैं वहाँ पे रहूँगी। लेकिन जी नासरा बेगम ना मानी। अब कोई 28 दिन होने को थे जबकि ये एविक्शन का नोटिस उनके पास गया हुआ था और 1 महीने का टाइम होता है जबकि जिन लोगों को ये एविक्शन का नोटिस जाता है ना तो उनको घर खाली करना पड़ता है। 28वें दिन जी अब नासरा बेगम ना स्पा के लिए उसी होटल के एक मतलब स्विमिंग पूल में गई हुई थी और वहाँ पे वो अपना ट्रीटमेंट भी करवा रही थी कि कोई फेशियल फूशियल वगैरह और रिलैक्स रिलुक्स हो रही थी। जबकि फिर बाद में ना उसका बेटा और बहू दोनों इकट्ठे जो थे वो माफ़ी मांगने के लिए अपनी माँ और सास के पास गए। लेकिन जी नासरा बेगम वहाँ पे भी जो था ना वो आराम के साथ बैठी ग्रीन टी पीती रहीं, इंजॉय करती रहीं, अपने पैरों का और हाथों का मसाज करवाती रहीं, लेकिन जी उन्होंने अपने बेटे और बहू को माफ़ नहीं किया। आखिरकार जी 30वें दिन ना सोलिसिटर का नासरा बेगम को फ़ोन आ गया कि आपके बहू और बेटे ने और पोते ने जो है ना वो घर खाली कर दिया है, चाबियां हमारे हवाले कर दी गई हैं, अब वो फ्री प्रॉपर्टी जो है वो फ्री हो चुकी है, आप जब चाहें अपने घर में वापस जा सकती हैं। नासरा बेगम ने होटल के सारे चार्जेस जो थे वो पे ऑफ किए और बड़े ही आराम सुकून के साथ अपनी गाड़ी ड्राइव करके जो था वो अपने घर में वापस आ गई। अब जी घर बिल्कुल खाली था
और घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इसने आते साथ ही अपने तमाम वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो भी मतलब चीज़ें थी उनको ऑन करवाया, इंटरनेट ऑन करवाया और जी दोबारा से उसने टीवी वगैरह ऑन किया। अब जो घर खाली होता है ना, उसका एक ये होता है कि भाई जो लोग वहाँ पे पहले से रह रहे होते हैं ना, तो उनकी मतलब एक कह लें कि खुशबू या एक फ्रेगरेंस या उनकी जो स्मेल होती है वो उस घर में कुछ दिनों तक बाकी रहती है। अब इसने आते साथ ही जो था वो वहाँ पे मेड बुलवाई, अपने घर की दोबारा से सारी सफाई करवाई, कारपेट्स वगैरह इसने चेंज करवाए, कर्टन चेंज करवाए और पूरे घर को जो था ना इसने दोबारा से रिफर्बिश कर छोड़ा, ताकि उन लोगों की यादें भी एक कम हो सके और दूसरा उनके यहाँ पे रहने की वजह से जो एक घर में एक पहले वाला तासुर था ना वो भी कम किया जा सके। और कोई तकरीबन उसको हफ्ता सारा लगा ये सब कुछ चीज़ें चेंज करने में। उसके बाद जी इसने ना अपनी जो भी सहेलियां वगैरह थी या जिन औरतों के साथ इसका यहाँ पे सोसाइटी में उठना बैठना था ना, उनको बुलवा के इसने एक टी पार्टी की, ताकि थोड़ी सी एक फ्रेश इन्वायरमेंट क्रिएट हो और ये अपने घर में जो है ना वो एक जिस तरह से चाहती है उस तरह से रह सके। अब जी इसको अपने घर में शिफ्ट हुए हुए दोबारा से जो था वो 1 महीना होने को था और ये बड़े ही सुकून के साथ जो था ना वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन बेटे और बहू की मतलब बेटे की जो जुदाई थी ना और पोते का मतलब उठना बैठना, उसकी शरारतें, वो इसको अंदर ही अंदर याद आ रही थी। अब जी 1 महीने बाद दोबारा से बेटा और बहू घर में आए और आके उन्होंने रो रो के पैर पकड़ के और ना जाने कौन कौन से तरले मिन्नतें डाल के ना नासरा बेगम से दोबारा माफ़ी मांगी और पोते के भी वास्ते दिए कि अपने पोते की खातिर ही हमें माफ़ कर दें, आइंदा से आपके साथ इस तरह की कोई भी बदतमीज़ी नहीं होगी। तो अब चूंकि नासरा बेगम खुद भी चाह रही थी कि उसका पोता जो है और बेटा वो घर में वापस आ जाए, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसने स्टेप उठाया था अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए कि वो उसको अपनी पावर शो कर सके कि ये घर मेरा है और मैं ही इसकी मालकन हूँ और मैं यहाँ पे जो चाहूँगी ना वो करूँगी। मैं चाहूँगी तो मैं सिटिंग रूम में बैठ के टीवी सुनूंगी, मैं चाहूँगी तो इसको ऊंची आवाज़ से सुनूंगी, मैं चाहूँगी तो चाय पीऊँगी, मैं चाहूँगी तो यहाँ पे पार्टीज़ करूँगी और मैं अपने खुद के मेहमान यहाँ पे बुलवाने की पूरी पूरी मजाज हूँ। बहू को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने घर के अंदर कब क्या किस तरह से और क्यों करना है। फिर जी चूंकि बेटा और बहू पैर पकड़ पकड़ के माफिया मांग रहे थे, रो रहे थे, बिलबला रहे थे, क्योंकि बाहर जो है वो ऑफ कोर्स घर का एक रेंट पे करना और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूके के रेंट हैं और इस तरह की सूरत हाल में कि जबकि वो नासरा बेगम यहाँ पे मतलब घर के बिजली गैस के बिल भी पे कर रही थी। ये जो बेटा और बहू थे ना ये फ्री ऑफ चार्ज ही एक तरह से रह रहे थे, ना घर की फूड में पार्टिसिपेट करते थे बल्कि कभी कभी बस लेकर आया करते थे। जो भी घर के अखराजात थे ना वो नासरा बेगम अपनी पेंशन से ही पे ऑफ किया करती थी और इनको किसी भी तरह की कोई भी कमी यहाँ पे घर में नहीं थी। तो जी अब ये जब बाहर गए तो इनके हाथों के तोते उड़ गए। घर का रेंट भी पे करना पड़ता था, इसी तरह से बिजली गैस के बिल, कौंसल टैक्स, वाईफाई का बिल, मोबाइल फ़ोन के बिल, गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह और जी ये जो खाने पीने के अखराजात होते हैं ना, ये सब मिल मिला के इन दोनों की जेब पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। और नासरा बेगम की जो बहू थी सना, उसको भी फिर जॉब करनी पड़ी और फिर जो पोता होता था वो फिर पीछे से घर में अकेला रह जाता था, बाप या माँ में से किसी एक को उसके साथ स्टे करना पड़ता था। बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल थी और ट्रबल में उनकी ज़िंदगी चली गई थी। तो जी अब सना ने ना फिर जी पाँव पकड़ पकड़ के माफ़ी मांगी कि मुझे किस तरह से माफ़ कर दो, मैं दोबारा से इस घर में वापस आ जाऊं। फिर जी नासरा बेगम ने जो था वो अपने बहू का दिमाग जो था ना वो एक दफ़ा ठिकाने पे लगाने के बाद ना बेटे को ये इजाज़त दे दी कि वो आके इस घर में वापस रह सकता है। उस दिन के बाद से फिर कभी भी सना ने जो था ना वो अपनी सास के साथ ना तो कोई बदतमीज़ी की और ना ही उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट की, बल्कि वो उसको अम्मी जी कह के बुलाया करती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि मछली जब पत्थर चाट ले तो तभी वो वापसी का रास्ता इख्तियार करे, बल्कि इंसान को अपने रिश्तों की कदर और अहमियत जो है ना वो इस तरह के सबक से पहले या इस तरह की चीज़ों से पहले जो है ना वो उसको भांप लेना चाहिए। और रिश्तों की कदर और अहमियत जो है ना वो हमेशा इज़्ज़त से ही मिलती है और इज़्ज़त देने से ही आपको इज़्ज़त दोबारा वापस मिलती है। जहाँ पे भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।